प्रदेश का प्रयागराज त्रिवेणी संगम की वो पावन धरती जिससे सदियों से आस्था, शिक्षा और तहजीब का केंद्र माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी संगम नगरी ने एक ऐसा दौर भी देखा है जहां राजनीति, अपराध और बाहुबल का ऐसा खूनी गठजोड़ बना जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, क्या आपने कभी कल्पना की है कि यूपी की राजनीति में एक ऐसा नेता भी था जो जन्म से तो यादव था, लेकिन पूरे प्रदेश में जवाहर पंडित के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा बाहुबली विधायक जिसके राजनीतिक रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर का सबसे बड़ा माफिया डॉन अतीक अहमद भी उसे सीधे टकराने से बचा करता था। और दूसरी तरफ था प्रयागराज का बेहद ही ताकतवर करवरिया परिवार, एक ऐसा परिवार जिसकी पकड़ सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि यमुना की रेत घाटों से लेकर शहर की सत्ता और कारोबार तक उसकी गहरी पकड़ मानी जाती थी। प्रयागराज में ऐसा कहा जाता था कि बिना करवरिया परिवार की मर्जी के वहां कुछ होना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हालांकि फिर आई 13 अगस्त 1996 की वो मनहूस शाम। प्रयागराज के सबसे व्यस्त और वीआईपी इलाके सिविल लाइंस में पैलेस सिनेमा हॉल के ठीक सामने अचानक गोलियों की ऐसी गूंज सुनाई दी जिसने पूरे शहर को दलाकर रख दिया। लेकिन ये किसी देसी तमंचे या साधारण बंदूक की आवाज नहीं थी, बल्कि ये पहली बार था जब प्रयागराज की सड़कों पर रूसी असॉल्ट राइफल AK-47 ने मौत का तांडव मचाया। देखते ही देखते ताबड़तोड़ गोलियां चली, सड़कों पर अफरा तफरी मच गई, चीखें गूंज उठी और कुछ ही पल में पूरा इलाका खून से लाल हो गया। उस हमले में मौत हुई समाजवादी पार्टी के प्रभावशाली विधायक मुलायम सिंह यादव के बेहद ही करीबी और जवाहर पंडित के नाम से मशहूर जवाहर यादव की। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने न सिर्फ प्रयागराज बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई जा पहुंची प्रयागराज के चर्चित करवरिया बंधुओं की ओर। तो आज इस वीडियो में हम उस खूनी रंजिश की परत दर परत खोलेंगे जिसने माफिया राज, रेत खनन यानी सफेद सोने की माफियागिरी और सत्ता की हलक के उस खेल को जन्म दिया जो आज साल 2026 में भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे विवादित चर्चाओं में से एक है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है, बल्कि राजनीति की उस खौफनाक और गिरगिट जैसे चेहरे की है जहां कानून भी सत्ता के आगे कैसे घुटने टेक देता है। ये आज आपको समझ आएगा। हालांकि इस खूनी दास्तान को समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। हमें चलना होगा उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव खैरतारा में। इसी खैरतारा गांव में जन्म हुआ था जवाहर यादव का। बता दें, जवाहर एक बेहद साधारण गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उनकी किस्मत में साधारण जीवन जीना नहीं लिखा था। वही जवाहर यादव जाति से तो यदुवंशी यानी यादव थे, लेकिन बचपन से ही उनका झुकाव धर्म, कर्मकांड और पूजा पाठ की तरफ बहुत ज्यादा थे। वो घंटों घंटों एक आसन पर बैठकर मां दुर्गा की आराधना किया करते थे। कहा जाता है कि उन्हें पूरी दुर्गा सप्तशती मुंह जुबानी याद थी। जब वो पूजा में बैठते तो उन्हें समय का होश नहीं रहता था। उनके इसी धार्मिक स्वभाव, माथे पर हमेशा सजे रहने वाले बड़े से तिलक और घंटों पूजा करने की आदत की वजह से उन्हें गांव और आसपास के लोग जवाहर यादव कम और जवाहर पंडित ज्यादा कहने लगे। और ये नाम उनके साथ ऐसा जुड़ा कि आगे चलकर राजनीति के गलियारों में भी वो इसी नाम से अमर हो गए। आपको बता दें कि जवाहर पंडित बचपन से ही बड़े सपने देखा करते थे। उनका लक्ष्य सिर्फ रोजी रोटी कमाना नहीं था, बल्कि कम उम्र में ही दौलत और बड़ा मुकाम हासिल करना था। लेकिन गांव में रहते हुए उनके पास ऐसा कोई अवसर नहीं था जिससे वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को उड़ान दे सके। वही साल 1981 में जब गाँव में तंगी बढ़ी तो जवाहर पंडित ने कुछ बड़ा करने का फैसला किया। वो जौनपुर छोड़कर संगम नगरी प्रयागराज आ गए। हालांकि शुरुआत में उनके पास ना पैसा था, ना कोई गॉडफादर, तो उन्होंने इलाहाबाद की सब्जी मंडी और अनाज मंडी में एक साधारण मजदूर के तौर पर काम करना शुरू किया। दिन भर बोरियां ढोना, फटी हुई बोरियों को सिलना और कड़ी मेहनत करना ही उनकी दिनचर्या बन गई। लेकिन जवाहर पंडित के भीतर आगे बढ़ने की तड़प थी। मंडी में काम करते हुए उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि अगर कम समय में बड़ा पैसा और रुतबा कमाना है तो शराब के कारोबार में कदम रखना होगा। जवाहर पंडित ने रिस्क लिया और शराब के ठेकों की बोली लगाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अपनी बेबाकी हिम्मत और तेज दिमाग के बल पर वो इलाहाबाद के सबसे बड़े शराब ठेकेदारों में शुमार हो गए। उनके पास
अथाह पैसा आने लगा। वहीं इसी बीच 80 का दशक खत्म होते होते देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट ले रही थी। ये मंडल और कमंडल की राजनीति का दौर था। इसी दौर में पिछड़ों और दलितों की आवाज बनकर एक नेता बड़ी तेजी से उभर रहे थे, मुलायम सिंह यादव, जो उत्तर प्रदेश में अपनी नई नवेली समाजवादी पार्टी की जमीन मजबूत कर रहे थे। इसी बीच साल 1989 में जवाहर पंडित की पहली मुलाकात मुलायम सिंह यादव से होती है। दरअसल उस समय इलाहाबाद और आसपास के इलाकों में समाजवादी राजनीति को मजबूत करने के लिए मुलायम सिंह एक ऐसे चेहरे की तलाश में थे जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, बेखौफ हो और विरोधियों के सामने मजबूती से खड़ा हो सके। जवाहर पंडित ने उन्हें ये सब खूबियां दिखाई दी। उनकी बेबाक शैली, संगठन खड़ा करने की क्षमता, बढ़ता जनाधार और इलाके में बनती मजबूत पकड़ ने मुलायम सिंह को खासा प्रभावित किया और बहुत ही कम समय में जवाहर पंडित मुलायम सिंह यादव के इतने करीब आ गए कि उन्हें मुलायम सिंह का राइट हैंड यानी कि दाहिना हाथ कहा जाने लगा। समाजवादी पार्टी ने फिर जवाहर पंडित पर भरोसा जताते हुए उन्हें पहली बार इलाहाबाद की झूसी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा। लेकिन उस समय प्रदेश में राम मंदिर आंदोलन की लहर अपने चरम पर थी और उसका असर चुनावी नतीजों पर भी साफ दिखाई दे रहा था। ऐसे में माहौल में जवाहर पंडित जीत तो नहीं सके, लेकिन बेहद मामूली अंतर से हार कर भी उन्होंने ये साबित कर दिया कि इलाहाबाद की राजनीति में एक नया और मजबूत खिलाड़ी दस्तक दे चुका है। उनकी चुनावी चुनौती ने कई स्थापित नेताओं की राजनीतिक जमीन हिला दी थी। इसके बाद आया साल 1993। उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक ऐतिहासिक मोड़। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने हाथ मिलाया और इस गठबंधन ने पूरे प्रदेश की चुनावी तस्वीर बदल दी। ऐसा निर्णायक समय में मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर जवाहर पंडित पर भरोसा जताया और उन्हें दोबारा झूसी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। और इस बार नतीजा बिल्कुल अलग था। जवाहर पंडित ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंदी को 26,841 वोटों के बड़े अंतर से हराया और पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा पहुंच गए। विधायक बनते ही जवाहर पंडित का भी रुतबा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब वो केवल एक सफल शराब कारोबारी नहीं रहे थे, बल्कि उत्तर प्रदेश की सत्ता के केंद्र में तेजी से उभरते हुए एक ताकतवर राजनीतिक चेहरे के रूप में देखे जाने लगे थे। और अब इस कहानी में एंट्री होती है उस साम्राज्य की जिससे टकराना जवाहर पंडित के लिए आत्मघाती साबित हुआ। ये साम्राज्य था करवरिया परिवार का। मूल रूप से कौशाम्बी जिले के मंझनपुर के चकना गांव के रहने वाले जगत नारायण करवरिया के इस परिवार का इलाहाबाद में बहुत ही बड़ा नाम था। जगत नारायण के दो बेटे थे, वशिष्ठ नारायण करवरिया उर्फ भोकल महाराज और श्याम नारायण करवरिया उर्फ मौला महाराज। इस परिवार ने शुरुआत में कालीन और फर्नीचर के बिजनेस से शुरुआत की थी। धीरे धीरे वो रियल एस्टेट में भी आ गए। लेकिन इस परिवार की किस्मत तब जा चमकी जब इन्हें पता चला कि यमुना नदी की गोद में सफेद सोना छिपा है। वहीं 90 के दशक में कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से बढ़ा था और बालू की मांग आसमान छू रही थी। करवरिया परिवार ने यमुना के घाटों में बालू खनन के पट्टे यानी कि सरकारी ठेके लेना शुरू कर दिया। आपको बता दें, भुक्कल महाराज का इलाहाबाद में ऐसा खौफ था कि बड़े से बड़ा व्यापारी उनका नाम सुनकर कांपता था। एक मशहूर ऐतिहासिक किस्सा है कि साल 1981 में जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी नौनिहाल सिंह इलाहाबाद आए तो उन्होंने तत्कालीन एसएसपी हरिदास राव से भुक्कल महाराज की मुलाकात कराई। एसएसपी ने मंत्री के सामने ही कह दिया था, आपकी बड़ी कृपा है मंत्री जी कि मैं आज इलाहाबाद के सबसे बड़े बदमाश की शक्ल देख पा रहा हूं। जब ये बात तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह को पता चली तो उन्होंने तत्काल एसएसपी को सस्पेंड कर दिया था और मंत्री का विभाग बदल दिया था। दिलचस्प बात यह है कि प्रयागराज का सबसे बड़ा माफिया अतीक अहमद भी शुरुआती दिनों में भुक्कल महाराज को अपना गुरु मानता था और उन्हीं के संरक्षण में अपराध की दुनिया में आगे बढ़ा था। हालांकि बाद में अतीक ने अपना अलग गैंग बना लिया। वही भुक्कल महाराज के बाद उनके बेटों कपिल मुनि करवरिया, उदय भान करवरिया और सूरज भान करवरिया ने इस साम्राज्य को संभाला। उदय भान करवरिया का खौफ ऐसा बना कि एक समय खुद अतीक अहमद भी उनके इलाके में जाने से परहेज करता था और अपना रास्ता बदल लेता था। अब मैंने आपको करवरिया परिवार के बारे में ये सब इसलिए बताया है क्योंकि आगे जो कुछ हुआ उसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। दरअसल जब जवाहर पंडित शराब के धंधे से निकलकर सत्ताधारी दल के विधायक बन गए तो उनकी नजर पे यमुना के इस सफेद सोने यानी कि बालू के अरबों रुपए के धंधे पर पड़ी। जवाहर पंडित को ये समझ आ गया था कि असली ताकत और पैसा इसी धंधे में है।
लेकिन वहां तो पहले से ही बाहुबली करवरिया परिवार का कब्जा था। मतलब ये कि एक मगरमच्छ के रहते हुए दूसरा मगरमच्छ भी उसी तालाब में कूद पड़ना चाहता था। विधायक बनने के बाद जवाहर पंडित ने सीधे करवरिया परिवार की मोनोपोली को चुनौती दे दी। जवाहर पंडित ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके यमुना नदी के कई प्रमुख और मलाईदार घाटों के ठेके अपने और अपने करीबियों के नाम करवा लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने संगम किनारे अपनी निजी जमीन से करवरिया परिवार के बालू से लदे ट्रकों के गुजरने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। ये करवरिया परिवार की आर्थिक रीढ़ पर सीधा और गहरा प्रहार था। दोनों पक्षों के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई कि आए दिनों दोनों के गुर्गों के बीच खूनी झड़पें होने लगी। इस दौरान समझौते की बात तो दूर, विवाद और भी ज्यादा भड़क उठा। जवाहर पंडित ने मौला महाराज पर राइफल तान दी और गरज कर बोला, अपनी बालू चाहिए तो हेलीकॉप्टर से उठवा लो, लेकिन मेरी जमीन से तुम्हारा एक भी ट्रक गुजरने नहीं दूंगा। इसी घटना के बाद जवाहर पंडित का बालू खदानों पर एक छत्र राज स्थापित हो गया। करवरिया परिवार इस कारोबार से पूरी तरह से बाहर हो गया, लेकिन उनके दिलों में बदले की आग धधकने लगी थी। बस सही मौके का इंतजार था। इस बीच 1995 में सपा बसपा के बीच एक तीखा विवाद भड़क उठा। सरकार गिर गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। जवाहर पंडित की सुरक्षा वापस ले ली गई। इसका सीधा मतलब था कि जवाहर पंडित के सिर से सत्ता का जो अभय वरदान था वो थोड़ा कमजोर हो चुका था। विरोधी इसी मौके की तलाश में थे। हालांकि जवाहर पंडित को अंदाजा हो गया था कि उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। उन्होंने शासन और प्रशासन से 2 बार लिखित में अतिरिक्त सुरक्षा और गनर की मांग की थी, लेकिन अफसोस राजनीति के बदलते समीकरणों के कारण उन्हें समय पर सुरक्षा नहीं मिल सकी। और फिर वो दिन आया जब एक हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हां, 13 अगस्त 1996 शाम के करीब 7 बजे जवाहर पंडित इलाहाबाद के सिविल लाइंस इलाके में स्थित अपनी पार्टी के दफ्तर से घर लौट रहे थे। वो अपनी सफेद रंग की मारुति कार में सवार थे। गाड़ी को उनका बेहद ही वफादार ड्राइवर गुलाब यादव चला रहा था। कार में उनके प्राइवेट गनर कल्लन यादव भी बैठे थे। वहीं उनकी गाड़ी जैसे ही सिविल लाइंस के सबसे व्यस्त इलाके में पैलेस सिनेमा हॉल के सामने पहुंची तो ट्रैफिक की वजह से गाड़ी की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हुई। तभी कार के ड्राइवर गुलाब यादव ने शीशे में देखा कि टाटा सुमो और सियारा काफी देर से लगातार उनका पीछा कर रही है। गुलाब ने घबराकर जवाहर पंडित से कहा कि विधायक जी, कोई हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा है और ओवरटेक करने की भी कोशिश कर रहा है। जवाहर पंडित ने अपने बाहुबल के नशे में बेफिक्री से कहा, अरे कोई बात नहीं, अपना ही इलाका है, हो सकता है कि क्षेत्र का कोई आदमी मिलने आ रहा हो, थोड़ी साइड में लगा लो गाड़ी। और यही जवाहर पंडित की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल भी साबित हुई। पैलेस सिनेमा के ठीक सामने जैसे ही मारुति कार रुकी, अचानक एक तेज रफ्तार टाटा सियरा आई। उसने जवाहर पंडित की गाड़ी को ओवरटेक किया और उनके सामने जाकर अचानक ब्रेक मारकर खड़ी हो गई। पीछे वाली टाटा सूमो भी मारुति के बिल्कुल बराबर आकर रुक गई। सूमो का दरवाजा खुला और हथियार लेकर रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू बाहर निकला। साथ ही टाटा सियारा से 4 लोग उतरे। श्याम नारायण करवरिया उर्फ मौला महाराज, कपिल मुनि करवरिया, सूरज भान करवरिया और उदय भान करवरिया। बता दें कि उनके हाथों में जो हथियार था उसे देखकर वहां मौजूद जनता के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो भारत की सेना और वीआईपी सुरक्षा में इस्तेमाल होने वाली AK-47 राइफल थी। प्रयागराज के इतिहास में पहली बार था जब किसी वारदात में AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको बता दें कि वारदात के समय मौला महाराज जवाहर पंडित की गाड़ी के पास गए और लड़काते हुए कहा कि बाहर निकल जवाहर पंडित। सभी ने मारुति कार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार से पूरी सड़क गूंज उठी। पैलेस सिनेमा के बाहर फिल्म देखकर निकल रहे लोगों में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आपको बता दें कि बदमाशों ने कार को चारों तरफ से घेरकर तब तक गोलियां बरसाई जब तक कि कार का एक एक कोना छलनी नहीं हो गया। जवाहर पंडित और ड्राइवर गुलाब यादव को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 3 लोग सिर्फ जवाहर पंडित पर लगातार गोलियां ही बरसा रहे थे। जवाहर पंडित के सिर से लेकर पांव तक गोलियां मारी गई थी। उनका शरीर गोलियों से पूरी तरह से छलनी हो चुका था और उनकी मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। वहीं गोलियों की आवाज शांत होने के बाद हमलावर आराम से हवा में हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए। बता दें, इस हमले में उनके वफादार ड्राइवर गुलाब यादव ने भी स्टीयरिंग व्हील पर ही दम तोड़ दिया। इसके अलावा सड़क से गुजर रहा एक मासूम राहगीर जिसका नाम कमल कुमार दीक्षित था, वो भी इस अंधाधुंध फायरिंग की चपेट में आ गया और उसकी भी मौत हो गई। वहीं जवाहर पंडित के गनर कल्लन यादव और अन्य राहगीर पंकज श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि कुछ महीने बाद बीमारी के चलते गनर कल्लन यादव भी
मौत का शिकार हो गए। लेकिन इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। संसद से लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक हंगामा मच गया। हालांकि पुलिस ने जब जांच शुरू की तो एक चौंकाने वाली बात भी सामने आई। सैकड़ों लोगों के सामने इस कत्ल को अंजाम दिया गया था, लेकिन करवरिया परिवार के खौफ की वजह से कोई भी चश्मदीद गवाह कोर्ट में गवाही देने को बिल्कुल तैयार नहीं था। सिनेमा हॉल के कर्मचारियों से लेकर दुकानदारों तक सबने डर के मारे मुंह फेर लिया। आखिरकार जवाहर पंडित के भाई सलामी यादव ने हिम्मत जुटाई और सिविल लाइंस थाने में तहरीर देकर करवरिया परिवार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया। इस एफआईआर में मुख्य नाम थे श्याम नारायण करवरिया उर्फ मौला महाराज, कपिल मुनि करवरिया, उदय भान करवरिया, सूरज भान करवरिया, रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू। हालांकि हमले के कुछ दिनों बाद मौला महाराज की भी मौत हो गई। अब बचे थे सिर्फ 4 लोग जिन पर ये एफआईआर दर्ज थी। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद कपिल मुनि करवरिया ने साफ कहा, जिस दिन जवाहर पंडित की हत्या हुई मैं जिले में था ही नहीं। और इस दावे को पुख्ता बनाने के लिए उन्होंने कलराज मिश्र को अपना गवाह बनाकर आगे किया। कलराज मिश्र ने उस वक्त के राज्यपाल रोमेश भंडारी को पत्र लिख दिया कि कपिल पूरा दिन हमारे साथ थे। कलराज अदालत में गवाही देने भी आए, लेकिन कोर्ट ने माना नहीं। इसी तरह से उदय भान और सूरज भान ने भी कहा, लेकिन जब कोर्ट ने सबूत पेश करने को कहा तो कोई भी सफल नहीं हो पाया। वैसे आपको बता दें कि इस केस को दबाने की पूरी कोशिशें की गई थी। जी हां, 1996 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में कई सरकारें आई और गई। भाजपा के कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह और फिर बसपा की मायावती। इस दौरान करवरिया भाइयों का राजनीतिक रसूख इतना बढ़ गया कि इस केस की फाइलें ठंडे बस्ते में धूल खाती रही। उदय भान करवरिया भाजपा के टिकट पर 2 बार 2002 और 2007 12 विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। कपिल मुनि करवरिया साल 2009 में बसपा के टिकट पर फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद बन गए और सूरज भान करवरिया बसपा से एमएलसी बन गए। अब जब आरोपी खुद देश के सांसद और विधायक बन बैठे हो तो कानून के हाथ अपने आप बंद जाते हैं। केस की जांच सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दी गई ताकि मामले को जितना हो सके लटकाया जा सके। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। साल 2012 में उत्तर प्रदेश की सियासत बदली और समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनते ही अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पुराने और वफादार साथी जवाहर पंडित के परिवार से मुलाकात की और जवाहर पंडित की विधवा पत्नी विजमा यादव ने अखिलेश से न्याय की भीख मांगी। आपको बता दें कि जवाहर पंडित की मौत के बाद उनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया है। 1996 में झूसी सीट से 12,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर विधानसभा पहुंची। 2002 में वो 18,000 वोटों से फिर जीती। हालांकि 2007 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2012 में एक बार फिर जीत दर्ज की, जिसके बाद 2017 में फिर हारी और 2022 में सपा के टिकट पर एक बार फिर प्रत्याशी बनी। इसके अलावा 2016 में उनकी बेटी ज्योति यादव भी फूलपुर ब्लॉक से प्रमुख चुनी गई, लेकिन सरकार बदलते ही अविश्वास प्रस्ताव आ गया और उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। कुल मिलाकर जवाहर पंडित की मौत के बाद भी उनका परिवार समाजवादी पार्टी के बेहद ही करीब रहा। इसलिए परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने पुलिस को सख्त निर्देश दिए कि इस केस की फाइल दोबारा खोली जाए और आरोपियों को बिना किसी राजनीतिक दबाव के गिरफ्तार किया जा सके। सरकार का रुख कड़ा होते ही करवरिया भाइयों के पैर भी उखड़ गए। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया और आखिरकार साल 2013-14 में इतने बड़े रसूखदार करवरिया भाइयों को कानून के सामने घुटने टेकने पड़े और उन्हें नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। हालांकि ये केस पूरे 23 साल बाद 2 महीने और 22 दिन तक अदालत की चौखट पर न्याय का इंतजार करता रहा। बचाव पक्ष यानी करवरिया परिवार ने खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए 156 गवाह कोर्ट में पेश किए। यहां तक कि भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी उनके पक्ष में अदालत में गवाही दी थी कि घटना के दिन आरोपी वहां पर मौजूद नहीं थे। लेकिन अभियोजन पक्ष के 18 मजबूत गवाहों और ठोस सबूतों के सामने उनकी एक ना चली। 4 नवंबर 2019 को प्रयागराज की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कपिल मुनि करवरिया, उदय भान करवरिया, सूरज भान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई। अब जवाहर पंडित के परिवार को लगा कि 23 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंसाफ मिल गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो आसानी से दिखता नहीं। करवरिया भाई नैनी जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहे थे। उन्होंने लगभग 8 साल 9 महीने और 22 दिन जेल में बिताए थे। हालांकि साल 2024 के जुलाई महीने में एक ऐसा मोड़ आया जिसने कानून के जानकारों और उत्तर प्रदेश की जनता को चौंका दिया।
जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के पास करवरिया भाइयों की तरफ से जेल में अच्छे आचरण यानी कि गुड कंडक्ट के आधार पर समय से पहले रिहाई की दया याचिका भेजी गई। जेल प्रशासन और जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने उनकी बाकी बची सजा माफी की सिफारिश राज्यपाल को भेज दी और 25 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदयभान करवरिया की समय से पहले रिहाई को मंजूरी दे दी और वो जेल से बाहर आ गए। जिसके बाद जवाहर पंडित की पत्नी विजमा यादव इस रिहाई से पूरी तरह से टूट गई। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में खड़े होकर सीधे मुख्यमंत्री से सवाल किया था कि मुख्यमंत्री जी, आप महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का दावा करते हैं, फिर मेरे पति के हत्यारों को जिन्होंने बीच सड़क पर AK-47 से 3 लोगों को भून डाला था, उन्हें किस आधार पर रिहा किया जा रहा है? समाज में इसका क्या संदेश जाएगा? आज वो बाहर आ गए हैं, कल वो मेरी और मेरे बच्चों की भी हत्या करवा सकती है। अब बता दें कि उदयभान करवरिया की रिहाई ने यूपी की सियासत में एक नया ही भूचाल ला दिया था। विपक्ष ने सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर गंभीर सवाल उठाए थे, तो वहीं करवरिया समर्थकों में भारी जश्न का माहौल भी देखने को मिला था। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जौनपुर के एक साधारण लड़के जवाहर पंडित बनने, विधायक बनने और यमुना के रेत के धंधे में उतरने और फिर एक खूनी रंजिश का शिकार होने की। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपराध की दुनिया का अंत हमेशा दर्दनाक होता है, चाहे आप कितने ही बड़े बाहुबली क्यों ना हो। लेकिन साथ ही ये कड़वी सच्चाई को भी बयां करती है कि हमारे देश में राजनीति और बाहुबल का गठजोड़ इतना गहरा है कि कानून की चौखट पर न्याय मिलने में दशकों लग जाते हैं और जब न्याय मिलता भी है तो सत्ता की चाबी समीकरणों को फिर से बदल देती है। आज उदयभान करवरिया जेल से बाहर है और विजमा यादव आज भी इंसाफ की अगली लड़ाई के लिए ऊपरी अदालतों का दरवाजा खटखटाने की तैयारियां कर रही है। प्रयागराज की सड़कों पर आज भले ही शांति हो, लेकिन पैलेस सिनेमा हॉल के सामने की वो दीवारें आज भी चीख चीख कर ये गवाही देती हैं कि जब तक राजनीति में सफेद सोने का ये खूनी खेल जारी रहेगा, तब तक ऐसी कहानियां लिखी जाती रहेंगी। आपको क्या लगता है कि क्या अच्छे आचरण के नाम पर ऐसे जघन्य हत्याकांड के आरोपियों को समय से पहले रिहा कर देना चाहिए? क्या ये सही है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली एक और रोमांचक वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लोकसभा।